In part 2, I will discuss the equipment and material used in cell culture and the safety and risk associated with the animal tissue culture. Slide. In this slide, I will explain you the equipments used in the animal cell culture. Here, I will explain you the equipments which are generally this should be present in the animal tissue culture laboratory. These are basic instruments of animal tissue culture lab, जैसे कि सेल कल्चर हुड. नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि सेल कल्चर हुड जो होता है किसी भी, चाहे माइक्रोबायोलॉजी लैब में है हम या प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में है, सेल कल्चर हुड हमें हर एक लैब के लिए चाहिए होता है. इसे हम बायोसेफ्टी कैबिनेट भी बोलते हैं. जो एनिमल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में हम सेल कल्चर हुड यूज करते हैं वो थोड़ा और स्पेसिफाइड होता है. और सेकेंड ह्यूमिड CO2 इंक्यूबेटर हमें चाहिए होता है. एनिमल वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज, यू ऑल आर फैमिलियर विद दीज टाइप ऑफ टर्म्स. वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज, दीज आर जनरल इक्विपमेंट्स. रेफ्रिजरेटर, डिफरेंट रेंज के हमें रेफ्रिजरेटर्स चाहिए होते हैं, -20, -80. और सेल काउंटर, ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटेड और हीमोसाइटोमीटर. यू ऑल आर फैमिलियर विद द हीमोसाइटोमीटर, आई थिंक सो. ऑटोमेटेड सेल काउंटर जो होता है थोड़ा एडवांस वर्जन है जिसमें कि हमें खुद से काउंट नहीं करना होता है सेल्स को. द इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट द रीडिंग ऑफ द सेल्स रिगार्डिंग द सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स. और नेक्स्ट वन इज इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, ऑटोक्लेव. सो दीज आर बेसिक इक्विपमेंट. जो इक्विपमेंट हम एनिमल टिश्यू कल्चर लैब में यूज करते हैं और हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं: बेसिक इक्विपमेंट, एक्सपेंडेड इक्विपमेंट एंड एडिशनल सप्लाईज. तो इस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए हमारे इक्विपमेंट्स जो हम एनिमल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में यूज करते हैं. बेसिक इक्विपमेंट विच आई एक्सप्लेन यू इन द लास्ट स्लाइड, एंड द एक्सपेंडेड इक्विपमेंट. Under the expanded equipments, these are aspiration pump, pH meter, confocal microscope, flow cytometer. These all are the equipments which can advance your research in the field of animal tissue culture. Aspiration pump जो होता है हमारा मीडिया को फिल्टर करने में भी काम आता है. pH meter हम मीडिया की pH मेंटेन करते हैं इससे. और माइक्रोस्कोप और confocal और flow cytometer, these can help you in the advancement of your research in the field of animal tissue culture. And these are additional supplies which should be in your animal tissue culture laboratory, like cell culture vessels. हम जो cell culture में vessels use करते हैं वो फ्लास्क, पेट्री डिशेस, रोलर बॉटल्स, वो सब कुछ इस कैटेगरी में आते हैं. पाइपेट्स हम नॉर्मली माइक्रो पाइपेट्स यूज करते हैं. ग्लास पाइपेट्स को भी हम यूज करते हैं कुछ जगह पर. So both type of pipettes we require in the animal tissue culture laboratory. Syringes and needle, it will help you in the filtration of media or waste containers, क्योंकि हम animal tissue culture में बहुत sensitive area में भी काम कर रहे होते हैं, like on some pathogens, or these all are human cells and maybe some other kind of cells. तो जो waste containers है हम अपनी सेल्स लैब में उन पे मेनली फोकस करना चाहिए हमें. दैट शुड बी द मीडिया और सम अदर काइंड ऑफ वेस्ट थिंग्स शुड बी properly disposed. And the media, sera, reagent, these are some other additional supplies that should be present in your lab. And now we will go on the next slide. Now I will explain you the equipments which I told you on other slides. So I will give you the details of these equipments. First is biosafety cabinet. जो biosafety cabinet हम animal tissue culture में use करते हैं उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: BSc 1, BSc 2 यानी कि biosafety cabinet 1, biosafety cabinet 2 and biosafety cabinet 3. इन सबको हमने यानी कि बायोसेफ्टी कैबिनेट को हमने 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ HEPA फिल्टर एफिशिएंसी किया है कि किस जो 1 है उसमें HEPA फिल्टर की कैपेसिटी या एफिशिएंसी 90% होती है, जबकि
2 में 95% और 3 में 99.5% होती है. I think so कि you all know about the HEPA filter, high efficiency particulate air filters. ये HEPA फिल्टर्स हमारे बायोसेफ्टी कैबिनेट में लगे होते हैं, जिससे कि हम किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह का कंटामिनेशन को दूर रख सकें अपनी सेल्स से जो हम कल्चर कर रहे हैं. ये HEPA फिल्टर्स जो होते हैं, जब बायोसेफ्टी कैबिनेट में कोई भी किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन आता है तो जो एयर हमारी कैबिनेट में चल रही है वो एयर हमारे पास फिल्टर होके आती है, जिससे कि क्या होता है कि बाहर हमारे एयर में जो भी कंटामिनेशन है दैट कैन नॉट बी एंटर इन द कैबिनेट. बायोसेफ्टी कैबिनेट में HEPA फिल्टर जो होता है उसमें कुछ फाइबर्स के मैट लगे होते हैं जो कि इसके अंदर से जो एयर को आ रही होती है उनको उसको फिल्टर करते हैं. ये मैट्स डिफरेंट साइज के या डिफरेंट जो इनका पोर साइज है कि कितनी कितनी डिस्टेंस पर होते हैं, इनके बेसिस पर ही हम HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी को कैटेगराइज करते हैं. जो हम नीचे देख रहे हैं 3 तरह के 1, 2, 3, तो इसमें जो हम माइक्रोफाइबर्स या जो फाइबर्स HEPA फिल्टर के अरेंज है उन्हीं के अरेंजमेंट के बेसिस पर HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं और इस तरह से हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है. एंड नाउ आई विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Here it is CO2 incubator. CO2 incubator is also the important instrument of the animal tissue culture laboratory. It's a temporary chamber which provide the suitable temperature, density, moisture and CO2 for the better growth of the cells. जो भी हम अपने कल्चर करने के लिए जा रहे हैं उनके प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम CO2 incubator का यूज करते हैं. CO2 incubator जो है स्टेरिलिटी भी मेंटेन करता है. इसके अंदर भी HEPA फिल्टर्स लगे होते हैं और इन्हीं HEPA फिल्टर्स को इनके बेसिस पर हम अपना जो सेल्स को हम इसके अंदर रख रहे होते हैं वो कंटामिनेटेड नहीं होती है, जिसके अंदर एयर सर्कुलेट होती है वो उसमें से फिल्टर होकर जाती है. They maintain a constant temperature by using a silicone gasket on the inner door. जो ये डोर होता है इसका, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डोर है यहाँ पर हम सिलिकॉन गास्केट लगी होती है जो कि इस इंक्यूबेटर का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है. और नीचे वाली इमेज में हम देख सकते हैं ये CO2 का सिलेंडर होता है जो इस इंक्यूबेटर के साथ अटैच होता है और इसमें CO2 को इंक्यूबेटर के अंदर CO2 को के साथ कनेक्ट रखता है. CO2 लेवल जो होता है हम CO2 का जो लेवल है वो हम 5% तक रखते हैं ड्यूरिंग द सेल कल्चर. इस तरह से हम उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा पाते हैं सेल कल्चर को, सेल्स को कल्चर करने के लिए. नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर एंड दिस इज द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप. लिक्विड नाइट्रोजन का यूज आप सब लोग जानते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, जो मेरे और लेक्चर्स में अवेलेबल है. ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, जब हम सेल्स को फ्यूचर के यूज के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो -20 -80 इज नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्स. देन इन दैट केस वी विल यूज द liquid nitrogen and this is the container in which we will store the cells, and these are the, as you can see here, these are the containers. In these containers we will put the cells in the vial और इन cylinders को फिर हम इन liquid nitrogen के container के अंदर रख देते हैं और now the cells are ready for the cryopreservation. And there's a long method of the cryopreservation which I will explain you in other lectures step by step. This is the inverted microscope. और inverted microscope जो होता है, this is the important microscope which should be present in the animal tissue culture laboratory. It will produce a real image or it can also help in the observation of the contamination in the cells. जो भी cells हम देख रहे हैं अपने फ्लास्क में, पेट्री प्लेट्स में है, तो इसके इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप की जो एफिशिएंसी होती है वो इतनी हाई होती है कि हम अपने कंटामिनेशन को भी सेल्स में ऑब्जर्व कर पाते हैं और एक रियल इमेज देता है हमें. जो माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बॉटम में होता है इसमें.
Now I will show you some plastic wares which we used in the animal tissue culture laboratory routinely, and these are just the tea flask. These are tea flasks which are highlighted. I highlighted. These flasks are of different volume. We use these flasks according to our experiment. जो भी जितने cells अगर आपको ज़्यादा quantity में चाहिए तो then we will use a large volume flask, or if you want in the small quantity then you can use a small one flask. These flasks are called tea flask. T25 means that volume of that flask is 25, and the T75 T100. That means according to the volume, these flasks are categorized T75, T25 and T100. These are Petri plates. Many times in many experiment we require the Petri plates, and this totally depends on the experiment. तो उस cases में हम Petri plates का use करते हैं. These are different volume Petri plates, and here you can see these are small Petri plates. When you require the cells in a small amount, means you can continue your experiment with a small amount of cells. Then why there's need to waste the media and cells वगैरह वगैरह, so that then we can use a small one Petri plates. So these are small Petri plates, and here you can see the different volume tea flask, T25 flask, T75 flask and T100 flask. And this is the filter or aspiration pump in which you can filter the media, or this is the aspiration unit or the filter unit for the media. Here in this we just filter the media to decontaminate that. Or these are Petri dishes of the different volume. And in the first picture here you can see the different type of plates. These plates are of different number of wells, means this is the 96 well plate, this is the 6 well plate, and this is the 12 and the 24 well plate. These plates used in the dose dependent type of studies, in which we can use the different doses of your trial drug or any kind of things. So when we are going this kind of experiment, then we will use the plates. And the important thing is that the plastic wares we use in the animal tissue culture laboratory are coated by the different kind of materials. And these are the materials like polyethylene terephthalate PET, and the PVC polyvinyl chloride PP, and polypropylene. And the most frequently used coating of the most coating is the polystyrene. जो भी हम प्लास्टिक वर्स यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उनमें मोस्टली में तो पॉलीस्टायरीन ही कोटिंग होती है. लेकिन इन सम केसेस और इन सम एक्सपेरिमेंट this polystyrene coating creates some interruption in the experiment. In that case we can use this kind of glasswares, in which we can use uh, the different kind of coating, and this coating cannot be create any kind of interruption in your experiment. It's totally dependent on your experiment, okay, which kind of coating plastic wares you need in this experiment. And now we will go on the next slide. After the detailed study of the animal tissue culture equipments जो हम generally use कर रहे हैं अपनी laboratory में, और animal tissue culture क्या होता है, now I will explain you the safety and the safety points and the risk associated with the animal cell tissue culture. जैसे कि मैंने अब तक आपको explain किया है कि animal tissue culture is a sensitive technique. अगर हम results के accordingly बात करें तो भी ये sensitive technique है, और अपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज ऑल्सो सेंसिटिव टेक्निक. एनिमल टिश्यू कल्चर पर काम करते टाइम हमें सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान रखना होता है. तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द सेफ्टी एंड रिस्क पॉइंट्स ऑफ द एनिमल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी. इन दिस स्लाइड आई विल एक्सप्लेन यू कि हम कौन सी बायोसेफ्टी लेवल लैब हमें किस कंडीशन में चाहिए होती है. दैट मीन्स कि हम बहुत बार सुनते हैं कि दैट लैब इज नॉट सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, और
वगैरह वगैरह की। तो नाउ वी कैन से कि एक पर्टिकुलर तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर तरह की डिजीज पर काम करने के लिए हमें डिफरेंट एक प्रॉपर बायोसेफ्टी लेवल की लैब चाहिए होती है। तो इन्हीं बेसिस पर हमने उनके कंटामिनेशन या उनके बायोसेफ्टी के बेसिस पर हमने लैब को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज फ्रॉम बायोसेफ्टी लेवल 1 to 4। तो 1 जो है दैट इज द बेसिक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जहां पर हम कोई भी पैथोजन पे काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज द बायोसेफ्टी लेवल 1। और बायोसेफ्टी लेवल 2 क्या होता है, दैट इज देयर इज अ चांस ऑफ मॉडरेट रिस्क, जहां पर हम मोस्टली कह सकते हैं कि जितनी भी एनिमल टिश्यू कल्चर लैब होती हैं वो BSL 2 लेवल की होती ही होती हैं, उन्हें होना चाहिए, बट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द सेल लाइन यूज एंड द टाइप ऑफ वर्क कंडक्टेड। अब BSL 2 के ऊपर हमें जाना है तो हम देखते हैं कि कौन सी तरह की सेल लाइंस पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें बायोसेफ्टी लेवल को अप करना पड़ेगा। BSL 2 केवल बेसिक सेल लाइंस पर ही काम करने के लिए सूटेबल लेवल है। उसके ऊपर अगर हम काम करना चाहते हैं कुछ कह सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज पर हम, या सीरियस डिजीज से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो हमें बायोसेफ्टी लेवल को अप करना पड़ेगा। और ये हम अप्रोप्रिएटली कह सकते हैं कि एक्सोटिक एजेंट्स के लिए हमारा ये लेवल चाहिए जो भी ऐसे पैथोजेंस होते हैं या बैक्टीरिया या जो भी हमारे एरोसोल के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, उनके लिए हमें बायोसेफ्टी लेवल 3 की ही लेबोरेटरी की जरूरत होती है। और बायोसेफ्टी लेवल 4 जो है लैब केवल उनके लिए सूटेबल लैब है जब हम किसी ऐसे डिजीज पर काम कर रहे हो जिनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है अभी तक। दैट मीन्स कि द डिजीज फॉर विच द ट्रीटमेंट्स इज नॉट अवेलेबल टिल नाउ, द बायोसेफ्टी लेवल 4 laboratory should be there strictly, otherwise we cannot do work on that kind of diseases. So on the basis of the disease cell lines which we are using in our experiment, the laboratories are divided into 4 categories, and that is considered as biosafety level 1, 2, 3 and 4. Okay, now these are the terms related to the safety. First is safety data sheet and personal protective equipment. First we will discuss the safety data sheet, SDS. This is the sheet where we describe the all the details of any equipment, of any chemical which we are going to use in the laboratory. जैसे कि हम देखते हैं केमिकल्स जितने भी लैब में आते हैं उनके साथ एक एसडीएस आता है, जिसे हम कहते हैं डाटा शीट, सेफ्टी डाटा शीट। उस पर उसका उस पर्टिकुलर केमिकल का बॉइलिंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एवरीथिंग शुड बी मेंशन देयर। और before using that chemical we should just go through these kind of properties of that chemical, just because of that कि हम उसे फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी, उसके हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में हमें पहले से मालूम होना चाहिए। तो इस तरह की सेफ्टी डेटा शीट जो है हम अपने हर एक केमिकल जो कि लैब में यूज हो रहा है उसके लिए बनाकर रखते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाकर रखते हैं कि वह दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज क्या हमें से किस तरह से यूज करना है, किस कंडीशन में यूज करना है। तो these all details are mentioned on the safety data sheet of any instrument, of any chemical. Next is the personal protective equipment, PPE. These are just the equipments जो हमें अपने पर्सनल हमारे लिए बैरियर का काम करता है। बाय द जो हम एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे हैं उससे हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। लाइक मास्क, ग्लव्स, दीज आर जस्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जो ग्लव्स हैं, मास्क है, ये सब हमें हमारे पर्सनल टच से अपना जो हम पैथोजन या जो सेल लाइंस इन पर हम काम कर रहे हैं उनसे हमें बचाते हैं, जिससे कि हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो व्हेन वी विल go to work in the animal tissue culture laboratory, these personal protective equipments are strictly required। जो शू कवर्स है, बूट्स है, कोट है या ग्लव्स, मास्क, विदाउट दीज इक्विपमेंट वी कैन नॉट एंटर इन द एनिमल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। तो because the work in the animal tissue culture laboratory is very sensitive and that can be infectious to us also,
So that's why we really require to take care of these kind of things. We should wear these all equipments. Now we will go on the next slide. These are general safe laboratory practices in the animal tissue culture laboratory. ये सब वो habits हैं जो कि हमें animal tissue culture laboratory में ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि हम अपने हर एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि हमें ग्लव्स पहनने हैं तो पहनने हैं, मास्क विदाउट मास्क वी कैन नॉट एंटर इन द लेबोरेटरी, and we should change the gloves during the experiment. Where we should keep in mind ki where we should change our gloves, or we should not carry these gloves for the long time. Then wash your hands after working with the working or with some different hazardous material, or eating, drinking, smoking is not allowed in the laboratory, though it's not allowed in any kind of laboratory, but strictly in animal tissue culture laboratory you cannot do that kind of things. Follow the institutional policies regarding the safe handling of the shafts, because every institute have a different kind of work, so they have each institute have different kind of safety policies. So before going to work in any institute or in any lab, we should go through the institutional policies regarding the safety. Take care to minimize the creation of aerosol, means during the experiment we should not do the sneezing kind of or yawning kind of things. Means if you are not feeling well, so then just avoid to work in animal tissue culture laboratory. It can be hazardous to you and your work also. Decontaminate all work surfaces before or after your experiment. This is the general practice of any laboratory. Don't trust to anyone. You can trust only on yourself. So just before starting or leaving the work, you should clean the biosafety cabinet or other instruments which you use during the experiment, or decontaminate all the potentially infectious material before disposal. Or and the last and important thing is that if you face any incident during your experiment, or that you just face, so you should report to the supervisor or to any safety officer, so that they can take care of that kind of things. These all are general things which you should follow in the laboratory. Now on the basis of the risk in the animal tissue culture laboratory, these risks are categorized into three categories. First, low risk, medium risk and high risk. तो ये तीन कैटेगरी हमने केवल इस बेसिस पे डिवाइड किए हैं कि हम किस तरह की सेल लाइंस पर काम कर रहे हैं या किस तरह के पैथोजेंस पर काम कर रहे हैं. फर्स्ट लो रिस्क जो होता है जब हम किसी नॉन ह्यूमन या नॉन प्राइमेट कंटिन्यूस सेल लाइन पर काम कर रहे होते हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन लो रिस्क. और मीडियम रिस्क व्हेन you are working on a poorly characterized mammalian cell line, means you are working on mammalian cell line which are not characterized properly, then you are on medium risk. Or high risk, primary cells derived from the primate tissues or blood. When you are working in these kind of things, you are on the high risk. Or if you are working on the endogenous pathogen, then you should take care more, and you should follow the instruction of the laboratories strictly. Or during the experiment, which kind of cell lines you are using, it depends on using it divides it categorizes you in high risk, medium risk and low risk. मीन्स किस तरह की सेल लाइन पर किस तरह के पैथोजन पर आप काम कर रहे हैं in laboratory, that can categorize you in three categories: low risk, medium risk or high risk. In this slide I just explain you कि in detail कि किस तरह का काम आपको कौन से risk category में रखता है, and according to that category you should follow the instruction in the laboratory. Though every time you should follow the maximum instruction and maximum kind of safety in during your work, but on the basis of your cell line on pathogens, you should categorize to yourself in these categories: high risk, medium risk or low risk.
So accordingly that we will follow the instruction in the laboratory, and this is all about the safety and risk associated with the animal tissue culture. And now thank you to everyone.